बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। जी हाँ, लौट के आ गया आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। आज गाने के साथ शुरुआत करने जा रहा हूँ, लेकिन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है हाई ब्लड प्रेशर, कब इलाज करना है, कब नहीं करना है, ठीक है, और कौन सी है बेस्ट दवा हाई ब्लड प्रेशर की, यही टॉपिक है। बने रहिए। तुम्हारा बीपी ना बढ़िया है मेरा गाना सुन के, बता दिया करो अगर ऐसा हो तो, नहीं तो लोहंडा सुनाता रहेगा और पकाता रहेगा। मैं यूं गया और यूं आया, बने रहिए मेरे साथ, क्या मच जाएगा। हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम एंड जय हिंद। आ गया आपका अपना पावरफुल डाउटफुल डॉक्टर नवनीत कालरा। चलिए शुरू करता हूँ आज का टॉपिक ये है कि हाई बीपी के ऊपर ही है, हाइपरटेंशन के ऊपर है, जो कि बहुत ही कॉमन बीमारी है। मेरे ख्याल से तो हर दूसरे एडल्ट को हाई ब्लड प्रेशर हुआ पड़ा है। जिस तरह का हमारे लाइफस्टाइल है, जिस तरह का हमारा खाना है, जिस तरह का हमारा स्ट्रेस का माहौल है, हर इंसान एक अंधी दौड़ में भागा जा रहा है सबसे आगे निकलने की कोशिश में। तो चलिए बताता हूँ, सबसे पहले बताऊंगा। और टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि आखिर कब दवाई किसको देनी है, और दवाइयाँ, बेस्ट दवा बीपी की कौन सी है, और दवाइयों के क्या साइड इफेक्ट हैं, और कब दवाई शुरू कर देनी चाहिए। पहले बता दूं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम जैसे कि बोलते हैं कि 120/80 होना चाहिए, ठीक है, ये बोलते हैं। लेकिन अब अगर आपका एक ब्लड प्रेशर 110 से ऊपर का, तो क्या नॉर्मल नहीं है? बिल्कुल नॉर्मल है। 116 है, क्या नॉर्मल नहीं है? बिल्कुल नॉर्मल है। 104 है, नॉर्मल नहीं है? बिल्कुल नॉर्मल है। तो एक रेंज होती है, हम लोग तो इस रेंज को फॉलो करते हैं, और वो रेंज है ऊपर का ब्लड प्रेशर, यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। बीपी एक नीचे का होता है, एक ऊपर का होता है। ऊपर वाले को सिस्टोलिक बोलते हैं, नीचे वाले को डायस्टोलिक बोलते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की बात करूंगा आज कि कब हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। एक बोलते हैं एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, कुछ लोग एलिवेटेड ब्लड प्रेशर बोलते हैं, पर मैं सिंपली हाई ब्लड प्रेशर बोलूंगा आपको। अगर ब्लड प्रेशर 130 से लगातार ऊपर जा रहा है, ऊपर का, और नीचे का 80 से ऊपर जा रहा है लगातार, तो हम इसको हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। लेकिन 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 ट्रीटमेंट कब करना होता है? ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है जब 140/90 से ऊपर हो। ऊपर का 140, नीचे का 90। मैं 140/90 से ऊपर से स्टार्ट करता हूं, लेकिन 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 थमे रहो यार, अभी जल्दी मत करो। कुछ केसेस में हम 130 से ऊपर अगर बीपी लगातार जा रहा है, डायस्टोलिक अगर 80 से लगातार ऊपर जा रहा है, तो वहां पे भी शुरू करते हैं। यही एक बात है कि किन पेशेंट में 140/90 से ऊपर शुरू करना है, किस पेशेंट में 130 से ऊपर अगर बीपी है, तो वहां पे भी हल्की फुल्की कोई दवाई शुरू करनी पड़ सकती है। यही कैच है। कैच नमक वाला कैच नहीं है, ये कैच है। वो वाला कैच भी नहीं है। ज्यादा बकवास नहीं होगी, चलिए सीधी बात करता हूँ। देखो, अगर आपको लगता है कि किसी पेशेंट का बीपी लगातार 130 से ऊपर जा रहा है, 80 से नीचे वाला 80 से ऊपर जा रहा है, या 140/90 से ऊपर के आसपास जा रहा है, तो उसको कम से कम सबसे पहले उसको बोलिए कि अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान दें, ठीक है। 1 महीना उसको दो। अगर इसके आसपास बीपी है तो 1 महीना उसको दो। अगर आपका वजन ज्यादा है, आप वजन कम करें। अगर आपको शुगर है, शुगर कंट्रोल करें। बीपी बीपी तो है ही है। अगर आपको स्ट्रेस है, नींद पूरी नहीं है, तो नींद प्रॉपर लें। तो उस, और डाइट, योगा, मेडिटेशन, ये सब चीजें करें। नमक कम करें, शुगर बंद करें। ये सब चीजें करने के बाद 1 महीना उसको देने के बाद, तब आप डिसाइड करें कि अब इसको दवाई देनी है या नहीं देनी है। अगर इतना सब करने के बाद भी भाई अगर तू कुछ नहीं कर पाया, तो तुझे मेडिसिन खानी पड़ेगी। अब हम लोग नहीं शुरू करना चाहते, लेकिन आप ही मजबूर करते हो हमें दवा शुरू करने पे। अब सबसे बड़ी चीज, अगर किसको 140/90 पे बीपी शुरू करना है, किसको 130 से ऊपर पे भी शुरू कर देना है। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, सुन लो, अगर आपको अंडरलाइन कोई बीमारी नहीं है, तो आपको 140/90 से अगर बीपी ऊपर है, तो मैं तब दवा शुरू करता हूँ। ये मेरी ओपिनियन है, ठीक है, अगर आपको कोई अंडरलाइन बीमारी नहीं है। लेकिन अगर आपको शुगर है, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर आपको प्री डायबिटीज है, अगर आपका वजन ज्यादा है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आप बहुत स्ट्रेस में जी रहे हो, तो अगर फैमिली हिस्ट्री है हार्ट प्रॉब्लम्स की, तो मैं 130 के ऊपर भी शुरू कर दूंगा
हल्की फुल्की दवा। और अगर आपको 130 से ऊपर बीपी होते ही आपको सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। अगर आपको 130 से ऊपर बीपी जाते ही आपको डिजीनेस फील होनी शुरू हो जाती है, हल्का फुल्का हेडेक शुरू हो जाता है, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ शुरू हो जाती है, तो भी मैं मेडिसिन शुरू कर दूंगा। तो सीधी सी बात है, एक तो पेशेंट अगर सिम्टोमेटिक है तब शुरू करूंगा, या फिर उनको अंडरलाइंग बीमारियां हैं तब शुरू करूंगा। नहीं तो मैं 140/90 से ऊपर दवाई शुरू नहीं करूंगा। ये मेरी ओपिनियन है, बाकी तो डॉक्टर्स की जो मर्जी होती रहे, ठीक है। और ये मैंने बता दिया। अब कौन सी मेडिसिन बेस्ट है? देखो, कोई भी मेडिसिन बेस्ट नहीं होती है, हर पेशेंट का प्रोफाइल अलग अलग होता है, हर मेडिसिन के साइड इफेक्ट हैं। तो हमें शुरू करनी चाहिए मिनिमम डोज से, और कोशिश करनी चाहिए कि 1-2 हफ्ते तक इंतजार करें, जल्दी दवाइयां ना बढ़ाएं अगर कोई इमरजेंसी नहीं है। इमरजेंसी होती है कि जब बीपी एकदम से 180/120 से ऊपर है, तो ये एक इमरजेंसी है, तो वहां पे हमें थोड़ी मेडिसिन ज्यादा भी देनी पड़ती है। लेकिन अगर आप कोशिश करें, हफ्ता 10 दिन वेट करें मेडिसिन की डोज शुरू करने पे, उसके साइड इफेक्ट, उसके इफेक्ट्स, वो कितनी असर कर रही है, उसको हफ्ता 10 दिन लगते हैं। और उसके साथ साथ लोग उनको बोले अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज करें, दोनों करेंगे तब ज्यादा फायदा होगा। और डोज जितनी कम से कम जाएगी उतना फायदा होगा, साइड इफेक्ट होते कम होंगे। जितनी दवाई डोज कम होगी, फार्मा कंपनियों को जितना नुकसान होगा। तो अब दवाइयां देखो, अब एक बूढ़ा आदमी है, अगर आपने उसको, अब बीपी की कई सारी दवाइयां होती है, एक होता है कि डायरेटिक जिसमें पेशाब ज्यादा आता है, एक होता है बीटा ब्लॉकर्स, एक होते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। मैं मेन दवाइयां बता रहा हूं, एक होता है एस इनहिबिटर, एक होता है दूसरी और दवाइयां भी हैं। तो इन सब दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं, तो हमें पेशेंट का प्रोफाइल देखना होता है। अब आप एक बूढ़े इंसान को पेशाब की दवाई दे दोगे, वो बेचारा एक तो बूढ़ा 70-75 साल का, उसको वैसे ही प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, और आपने उसको दे दी पेशाब की दवाई, वो जाता रहेगा बार बार, सारी रात उठा रहेगा, गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। तो इसलिए पेशेंट का प्रोफाइल देखना पड़ता है। अब एक पेशेंट को सांस की प्रॉब्लम है, एस्थमेटिक है, अब आपने बीटा ब्लॉकर शुरू कर दिया, मेटाप्रोलोल शुरू कर दी, प्रोपेनोलोल शुरू कर दी, एटिनोलोल शुरू कर दी, वो प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम को बढ़ा देती है बीपी की मेडिसिन, तो वो उसके लिए काम की नहीं है, ठीक है। अब एक पेशेंट का हार्ट बीट फास्ट रहती है, बहुत ज्यादा बीपी तो रहती है, हार्ट बीट भी फास्ट है, उसके लिए बीटा ब्लॉकर बहुत अच्छा है, उसके लिए बीटा ब्लॉकर आइडियल चॉइस है। एक पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम है, एंजाइना है, उसके लिए बीटा ब्लॉकर बहुत अच्छी है। लेकिन अब एंजाइना तो है, लेकिन उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जहां पे बीटा ब्लॉकर नहीं दे सकते, जैसे मैंने बताया कि सांस की प्रॉब्लम है, एस्थमेटिक है, तो वहां पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं। अगर हार्ट बीट फास्ट है, बीटा ब्लॉकर नहीं दे सकते, वहां कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं, जैसे कि वेरापामिल दे सकते हैं, डिल्टियाजम दे सकते हैं, ठीक है। और एसी इनहिबिटर जैसे कि एनालाप्रिल, कैप्टोप्रिल, है ना, तो ये जो दवाइयां हैं, ये सबसे ज्यादा यही दी जाती हैं, है ना। और ARB जो ग्रुप है हमारा, जैसे कि टेलमिसार्टन, लोसार्टन, जिसमें टन 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 आ रहा, तो ये जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप आजकल सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, माना जाता है कि इनके साइड इफेक्ट सबसे कम है। जो एसी इनहिबिटर है, उसका एक साइड इफेक्ट सबसे जो है कि ड्राई कफ करता है, सूखी खांसी करता है। इसलिए जब भी पेशेंट हमारे पास सूखी खांसी करके आता है, हम सबसे पहले पूछते हैं कोई दवाई तो नहीं खा रहे। अगर आप कोई बीपी की दवाई खा रहे हो ऐसी, तो वो ड्राई कफ कर सकती है, स्पेशली अगर एनवास, एनालाप्रिल के नाम से है, कैप्टोप्रिल के नाम से है, पेंडोप्रिल, जिसमें पिल लगा होगा, वो ज्यादातर एसी इनहिबिटर होती हैं, ठीक है। और इन एसी इनहिबिटर का या दूसरे जो ARB ग्रुप है, उसका साइड इफेक्ट है हाई पोटेशियम, पोटेशियम बढ़ा देती है। तो ऑलरेडी अगर आपका पोटेशियम है, आपको किडनी फेलियर है, तो आपके लिए मेडिसिन ठीक नहीं। तो ये भी देखना होता है कि किडनी फंक्शन टेस्ट कैसे है, तो उसमें आप ये दवाइयां सोच के देनी पड़ती हैं, डोज कम देनी पड़ती है। तो इसीलिए हर दवाई हर पेशेंट की अलग अलग है। आंख बंद करके एक दवाई जी मैंने नाम रट लिया और मैं वही सबको बता दूं, वो फलाना खा रहा है मैंने भी ये शुरू कर दी, ये गलत ट्रेंड है, ये गलत ट्रेंड है। और किसी भी दवाई का साइड इफेक्ट अगर आता है तो हम उसको चेंज कर देते हैं। दवाई की डोज को धीरे धीरे बढ़ाइएगा, एकदम से मत बढ़ाइएगा, कोई इमरजेंसी अगर नहीं है तो। और अगर साइड इफेक्ट आज मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, डायरेटिक जैसे होते हैं, लेसिक्स है, डाइटोर है, इनके साइड इफेक्ट क्या है? इनके साइड इफेक्ट की पेशाब ज्यादा आएगा, डिहाइड्रेशन होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। बीटा ब्लॉकर के साइड इफेक्ट होते हैं कि हार्ट बीट स्लो हो सकती है, आपको कोल्ड फीट हो सकते हैं, कोल्ड हैंड हो सकते हैं, सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकते हैं, फटीग हो सकती है, थकान हो सकती है, डिजीनेस तो हर एक का हो सकता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, निफिडिपिन है, एम्लोडिपिन है, ये पैरों में सूजन कर देते हैं। तो कई बार पेशेंट हमारे पास पीडल इडिमा करके आता है कि पैरों में सूजन आ गई है, तो वो इस दवा से हो सकता है। और आप सोचते हैं किडनी खराब हो गई है, पता चला वो दवाई का साइड इफेक्ट था, कुछ भी नहीं था। तो इसी तरह से एसी इनहिबिटर है, जैसे मैंने बताया एनालाप्रिल, इनका गला सूख जाता है और गले में सूखी खांसी शुरू हो जाती है, तो पोटेशियम हाई हो जाता है। तो ये साइड इफेक्ट है। हर दवा, कोई बेस्ट दवाई नहीं हम बता सकते, हर दवाई पेशेंट प्रोफाइल के हिसाब से अलग अलग होती है। कोशिश करें कि डोज कम से कम हो
और अपने लाइफस्टाइल को ज़्यादा मेंटेन करें, जिससे फार्मा कंपनियों को ज़्यादा नुकसान हो, डॉक्टर नवनीत काला को ज़्यादा फीस ना देनी पड़े, तो ये आपके हाथ में है। लेकिन आप कुछ करना नहीं चाहते, आप चाहते हो सिर्फ दवाई खा लें, तो ठीक है, आते रहो जाते रहो, साडा की वड्डे लोग वड्डी कला। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला। कैसा लगा आज का टॉपिक? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बंदे को सब्सक्राइब कर देना। और सच्चा हूँ, अच्छा हूँ, जैसा भी हूँ, आपका छोटा सा एक बच्चा हूँ। चलिए, बेकरार करके हमें यूं न चाहिए, आपको हमारी कसम लौट आइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। लौट आइए और जाके लौट के आइए, मतलब जाइए सुसु पोटी कर आइएगा और नमक कम करिएगा, जाके थोड़ी एक्सरसाइज करके वापस आ जाइएगा, तब मेरा वीडियो देखिएगा। और सारा दिन वीडियो देख के उसको कोई अमल ना करना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। लोग कहते हैं हम आपका बड़ा वीडियो देखते हैं, बड़ा वीडियो देखते हैं। अबे देखते तो करते क्या हो पहले ये बताओ, करते कुछ हो नहीं, तो फायदा क्या मेरे वीडियो देखने का। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपका अपना मुन्ना भाई MBBS।